Hi everyone, this is GCP training day 15. So as usual जैसा हम करते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्विक रिकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. So जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या किया था हमने लास्ट टाइम. हम लोग ने क्लाउड स्पैनर देखा था, फिर उसके टाइप्स देखे थे, मतलब सबसे पहले SQL देखा था, बेसिकली डेटाबेस देखा था, सारे स्टोरेज सिस्टम. स्टोरेज ऑफरिंग देखे थे कि हमने जीसीपी में क्या क्या होता है. चलो वन बाय वन पहले लिस्ट आउट करते हैं, फिर डीप आउट करेंगे कि कौन कौन सा ऑफर अवेलेबल है. राइट. सबसे पहली चीज, तुम्हारा जो डेटा है वो 3 टाइप का होता है, राइट. सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन सा टाइप का डेटा है. एक होता है स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड. परफेक्ट. अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, राइट. राइट. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है. अगर मैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलूं या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलूं सबसे पहले, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब कैसा रहता है. जैसे आपने बताया था कोर्सेरा का कोर्स होता है, उसमें MP4 की वीडियोस भी होती है, PDFs भी होते हैं और डॉक्स भी होते हैं. हाँ, सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, है ना. तो वो डिफरेंट टाइप के डेटास को अगर मैं एक जगह पे स्टोर करता हूँ, राइट, तो उसके लिए मेरे पास अवेलेबल सर्विस कौन सी है जीसीपी में, बताओ. क्लाउड स्टोरेज बकेट. क्लाउड स्टोरेज बकेट, परफेक्ट. ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया कि इनकेस अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप का डेटा होगा और उसे मुझे एक ही जगह पे स्टोर करना है, मैं क्या यूज कर सकता हूँ, क्लाउड स्टोरेज बकेट, है ना. दूसरी चीज और एक यूज केस क्या था, अगर मेरे पास कोई स्टैटिक वेबसाइट है, वो मैं कहाँ स्टोर कर सकता हूँ, बकेट में होस्ट कर सकता हूँ क्लाउड स्टोरेज बकेट में. अगर मेरा वेबसाइट स्टैटिक है, स्टैटिक बोले तो कोई एक एग्जांपल है, कौन सा वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट बोल सकते हैं, जो फ्रंट एंड हो, बस HTML पेज लाइक विकिपीडिया. विकिपीडिया तुम लोग जानते हो, वहां पर कुछ अलग से डायनेमिक कंटेंट नहीं रहता, हम अपनी चीजें नहीं डालते वहां पर, जस्ट जाओ लर्न करो पढ़ो, बस ऐसा ही है ना, सिंपल वेबसाइट. सो जो भी स्टैटिक वेबसाइट्स होते हैं वो भी हम क्लाउड स्टोरेज बकेट में होस्ट कर सकते हैं. दिस इज वेरी सिमिलर टू योर S3 बकेट, ठीक है. वहां भी ये फंक्शनैलिटीज अवेलेबल रहते हैं. इसके अलावा बहुत सारे हमने फीचर्स देखे थे कि इस पे हम लोग वर्जनिंग कर सकते हैं, इसमें बहुत टाइम तक अगर लॉग मुझे स्टोर करना है तो वो भी कर सकता हूँ विथ लेस कॉस्ट, राइट. वहां पर अलग अलग क्लासेस थे हमारे पास, नियर लाइन, कोल्ड लाइन, आर्काइवल स्टोरेज, राइट. तो वो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. तो ये था हमारा अनस्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा स्टोरेज सोल्यूशन इन जीसीपी, दैट इज क्लाउड स्टोरेज. अब इसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्ड अगर डेटा है मेरे पास तो उसके लिए कौन कौन से ऑफरिंग्स अवेलेबल है, फटफट बताओ. चलो, अगर मेरे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो MySQL, Cloud SQL, क्लाउड SQL है पहला ऑफरिंग. दूसरा ऑफरिंग है उसी का एडवांस वर्जन, क्लाउड स्पैनर, राइट. समझ में है. ये दोनों के दोनों डेटाबेसेस जो हैं फॉर द स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटाबेस के लिए यूज होता है. अगर मैं कोई क्लाउड SQL का इंस्टेंस बना रहा हूं तो मेरे को 3 ऑफरिंग मिलता है. कौन कौन सा. MySQL का इंस्टेंस मैं बना सकता हूँ, एक तरह का डेटाबेस है ये. पोस्टग्रेस बना सकता हूँ मैं, या फिर एक और क्या बना सकता हूँ, SQL सर्वर का होता है, ठीक है. अब अगर मेरा रीजनल यूज केस है, कैसा यूज केस है, रीजनल, तो मेरे पास ऑफरिंग अवेलेबल है क्लाउड SQL. अगर मेरा ग्लोबल है तो क्लाउड बंद करके स्पैनर. क्लियर ये चीज, है ना. इसके बाद हमने आया कि अगर मेरे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा है, राइट, तो उसके लिए मेरे पास कौन कौन से ऑफरिंग अवेलेबल है, चलो जल्दी जल्दी बताओ. सेमी स्ट्रक्चर फायर स्टोर रहेगा. फायर स्टोर, गुड. अगला बिग डेटा के लिए वो यूज करते थे, बिग टेबल हो गया, बिग टेबल. और डेटा स्टोर हो गया, डेटा स्टोर, मेमोरी कैच, और फोर्थ नंबर हो गया तुम्हारा मेमोरी स्टोर, राइट. सो ये ऑफरिंग्स अवेलेबल है फॉर द सेमी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा. जो तुम्हारा ये फायर स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है, ये एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं बेसिकली. ये फायरबेस जो रहता है, फायरबेस मोड रहता है, और एक डेटा स्टोर ये नेटिव मोड है, ये उसका एडवांस वर्जन है. बिग टेबल को कब हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर तुम्हारा ये वाला जो चीज है मेमोरी स्टोर है, उसका एक चार्ट मैं भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लास्ट टाइम भी हमने देखा था. तो किस पर्टिकुलर सेमी स्ट्रक्चर सोल्यूशन को किस टाइम पे यूज करना है ये वहां से पता चलेगा, ठीक है.
बट बिग टेबल का यूज एक स्पेसिफिक यूज केस है, ठीक है। इसके लिए तुम्हें पता है क्या, जैसे हमारा नहीं होता कि हम जी क्लाउड कमांड के थ्रू कोई भी रिसोर्स बना सकते हैं, जीएस यूटिल कमांड का यूज करूंगा मैं, तो मैं अपने क्लाउड स्टोरेज बकेट के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ यूजिंग कमांड लाइन, है ना। इन द सेम मैनर तुम्हारे बिग क्वेरी के लिए भी ऑफर अवेलेबल है, दैट इज CBT कमांड होता है, क्लाउड बिग टेबल, क्लाउड बिग टेबल, ये भी अवेलेबल है। ओके, तो बिग टेबल जो है ये तुम्हारे इस प्रोस्पेक्ट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। उसमें कैसा होता है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट है जहां पर तुम पेटाबाइट्स ऑफ डेटा के साथ डील कर रहे हो, बहुत ज्यादा डेटा, टेराबाइट्स पेटाबाइट्स, बहुत ज्यादा डेटा है ना, मोर देन टेराबाइट्स एक्चुअली, तो उस टाइम पे हम कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं, क्लाउड बिग टेबल। क्लियर है ना। जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास कोई IoT सॉल्यूशंस में वो कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, तो वहां पर तुम देखोगे अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ अगर सेंसर्स हैं, वो सारे सेंसर ऑल द टाइम डेटा इंजेस्ट कर रहे हैं, तो सोचो कितना अमाउंट ऑफ डेटा बनेगा, है ना, राइट। तो वो सारा का सारा डेटा अगर मुझे स्टोर करना है तो मेरे पास सबसे अच्छा ऑफरिंग अवेलेबल है बिग टेबल, ठीक है। और अगर कैशिंग वगैरह से रिलेटेड चीजें करनी है ना, जैसे रेडिस वगैरह होता है, उसी का ये मैनेज वर्जन है हमारा मेमोरी स्टोर, और फायरबेस और डेटा स्टोर जो होता है एक तरह का डॉक्यूमेंट मैनेजर है, डॉक्यूमेंट है ना। तो जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा है, उसको अगर मैं एक ही टेबल में स्टोर करना चाहता हूँ, सो आई कैन डू। जैसे कि अगर कोई सेंसर है जिसमें 3 वैल्यू देता है, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, टेम्परेचर सेंसर है वो 1 वैल्यू देता है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर है वो 3 वैल्यू देता है ना। सो ऑल दीज काइंड ऑफ डेटा वी कैन स्टोर आइदर इन फायर स्टोर आइदर इन डेटा स्टोर, ठीक है। तो ये था पूरा स्टोरेज सॉल्यूशन हमने अभी तक पढ़ा, जो कि GCP में अवेलेबल है, और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम इनको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सबसे वाइडली जो यूज होता है जो कि है हमारा क्लाउड SQL, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मे बी नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम क्लाउड SQL इंस्टेंस को यूटिलाइज करने वाले हैं फॉर आवर प्रोजेक्ट। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था तुम्हें कि अगर कोई बंदा आता है तुम्हारे वेबसाइट पे और वो ऑथेंटिकेट करता है खुद को, है ना, जैसे ID पासवर्ड वगैरह डालता है, जीमेल वगैरह डालता है, तो वो सारा डेटा हम कहाँ स्टोर करते हैं, क्लाउड SQL इंस्टेंस में, ठीक है। जस्ट टू हेड्स ऑफ, ठीक है, जल्दी से दूसरे टैब पे जाते हैं, जहाँ पर लास्ट टाइम तुम लोगों को मैंने एक वो दिया था कि कैसे तुम डिसीजन मेक कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा डेटा सोल्यूशन हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। आई थिंक यही है, राइट। हाँ, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जैसे मैंने बताया हमारे पास कितने टाइप का डेटा रहता है, 3 टाइप का डेटा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड के लिए मेरे पास क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है, सेमी स्ट्रक्चर्ड के लिए 4 सॉल्यूशंस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड के लिए भी 3 सॉल्यूशन अवेलेबल है, बिग क्वेरी भी बताया था लास्ट टाइम, राइट। सो अभी अगर मेरे पास स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा है, मेरे पास 3 सॉल्यूशन अवेलेबल है, और अगर मुझे उसमें ट्रांजैक्शन लेना है या फिर रीड राइट वगैरह करना है, उसके लिए मेरे पास 2 अवेलेबल है। और 2 में भी तुम कैसे डिसाइड करोगे, अगर रीजनल रिक्वायरमेंट है गो विथ SQL, ग्लोबल रिक्वायरमेंट है गो विथ स्पैनर, राइट। और अगर मुझे एनालिटिक प्रोसेसिंग करनी है, मतलब मेरे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसमें मुझे एनालिटिक्स करना है कि इस रो में कितना था, मतलब कि अगर मेरे पास पूरे क्या बोलते हैं उसको, जनसंख्या वगैरह जो होती है ना, मतलब कितने लोग हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, उसमें से कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो वो मैं क्वेरी करके निकाल सकता हूँ यूजिंग बिग क्वेरी, क्योंकि इंटरैक्टिव सा एक टर्मिनल मिलता है, वहां पर बस क्वेरी डालो, हमारा काम हो जाता है, राइट। अब अगर मेरे पास सेमी स्ट्रक्चर टाइप का डेटा है तो मेरे पास 4 ऑफरिंग्स अवेलेबल है। तो उसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला तुम्हें बिग टेबल, राइट। तो यहाँ पर देखोगे अगर ग्रेटर देन 1 टेराबाइट्स ऑफ डेटा है अवेलेबल, है ना, तो मैं आंख बंद करके कहाँ जाऊंगा, बिग टेबल के पास। अगर मेरे पास लेस देन टेराबाइट्स ऑफ डेटा है तो मेरे पास 2 ऑफरिंग अवेलेबल है, क्लाउड डेटा स्टोर और फायर स्टोर। सो स्मॉल यूज केस है फायर स्टोर के साथ जाओ, बिग यूज केस है डेटा स्टोर के साथ जाओ, राइट। और अगर मुझे कैशिंग वगैरह करनी है, राइट, तो उसके लिए मेमोरी स्टोर अवेलेबल है,
ठीक है। सो इस तरह से हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि किस तरह का डेटा हम सेव करने वाले हैं इन फ्यूचर, बेस्ड ऑन दैट हम डिसीजन मेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टोरेज सोल्यूशन तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। क्लियर? क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैंने तुम्हें बताई थी, दैट इज क्लाउड फाइल स्टोर। याद आ रहा है? फाइल स्टोर ये नेटवर्क फाइल सिस्टम रहता है। करेक्ट, यही मैं सुनना चाहता था बेसिकली, नेटवर्क फाइल सिस्टम। गुड, पढ़ के आए हो लग रहा है। ठीक है, चलो। सो अगला मैंने तुम्हें बताया था फाइल स्टोर, ठीक है, स्टोरेज सोल्यूशन में। तो फाइल स्टोर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज ऑफरिंग अवेलेबल है किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में जाओ, दैट इज एनएफएस सर्वर। हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है पर्सिस्ट रहे किसी स्पेसिफिक सेंट्रलाइज लोकेशन पे। अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि हम पीडी यूज करते हैं, पर्सिस्टेंट डिस्क। तुम लोग जब वीएम बनाते हो ना, वहां पर ये पर्सिस्टेंट डिस्क हम यूज करते हैं। तो इन द सेम मैनर अगर मुझे नेटवर्क फाइल सिस्टम चाहिए, जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव का कोई एक स्पेसिफिक एक फोल्डर रहता है, उस फोल्डर को हम 10 लोगों को शेयर कर देते हैं। देखे हो ना, अलग अलग लोगों को शेयर कर देते हैं सेम गूगल ड्राइव का फोल्डर। तो ये जो गूगल ड्राइव का फोल्डर है, ये एक तरह का एनएफएस की तरह काम करता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, जहां पर ये सारे यूजर्स जो है अपना डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इन द सेम मैनर अगर तुम्हारा एप्लीकेशन है, सपोज वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जहां पर 100 माइक्रो सर्विसेज या 100 कंटेनर्स रन कर रहे हो तुम, राइट? वो सारा कंटेनर जो है अपना डेटा चाहते हैं किसी स्पेसिफिक, जैसे कि मीट वाला एप्लीकेशन हो गया, है ना? तो वैसे यूज केस के लिए तुम्हें एक सेंट्रलाइज स्टोरेज लोकेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो सेंट्रलाइज लोकेशन है फायर स्टोर, दैट इज बेसिकली नेटवर्क फाइल सिस्टम स्टोरेज। ठीक है, सो ये था हमारा स्टोरेज ऑफरिंग इन जीसीपी। नाउ लेट्स गो टू द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम किसी भी क्लाउड में जाओ, ये तुम्हें इसेंशियली आना ही चाहिए, ओके? एंड दैट ऑफरिंग इज वीपीसी। क्या होता है फुल फॉर्म? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क, ठीक है? वीपीसी नेटवर्क बोलते हैं इसको। तुम लोग अगर जीसीपी के कंसोल पे जाओगे तो वहां पर वीपीसी नेटवर्क ऐसा आएगा ऑफरिंग, ठीक है? उसका बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क। अब बेसिकली ये ऑफर क्या करता है? क्या ऑफर करता है ये? नेटवर्क सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से। अब बेसिकली क्या करते हैं कि जब हम इंडस्ट्री यूज केस पे काम करते हैं, राइट, तो वहां पर कैसा होता है कि हम चाहते हैं हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो भी वर्चुअल मशीन्स में बनाऊं, जो भी रिसोर्सेस मेरा रहे, उसमें मेरा फुल कंट्रोल हो फ्रॉम द नेटवर्किंग प्रोस्पेक्ट एज वेल, ठीक है? कि कौन सा ट्रैफिक मेरे रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाएगा, कौन सा ट्रैफिक मेरे रिसोर्सेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, है ना? ये सारा कंट्रोल। और मेरा अगर वर्चुअल मशीन बनना है तो कभी कभी कैसा होता है पता है क्या, कि अगर हम बाय डिफॉल्ट चीजें यूज करते हैं तो वहां पर ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो लास्ट टाइम एक बार याद है कि एक हमने एक्स्ट्रा लेक्चर लिया था जिसमें मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि वीपीसी होता क्या है और सबनेटिंग वगैरह हम कैसे करते हैं। आई हाईली रिकमेंड पहले वो वीडियो देखो, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है? सो उस वीडियो में ये सारी चीजें हमने सिखाई कि वीपीसी क्या होता है, सबनेटिंग कैसे करते हैं, सबनेट कैसे बनाते हैं, राइट? तो वो वीडियो में तुमने देखा होगा कि हम चाहे ना तो हम मैनेजेबिलिटी के लिए हम अपने नेटवर्क को अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कैसे होता है कि अगर हम कोई घर बनाना चाहते हैं, है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं? बाउंड्री करते हैं कि भाई ये मेरा बाउंड्री है, यहाँ तक मेरे घर का पूरा एरिया जाएगा। और उसके बाद हम अंदर की चीजें बनाते हैं कि यहाँ पर मेरा हॉल रहेगा, यहाँ पर मेरा बेडरूम रहेगा, यहाँ पर किचन होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो इसलिए हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी अभी तक इसलिए रुके थे क्योंकि मैं चाहता था सबसे पहले तुम ये अंडरस्टैंड करो कि पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे, दैट बिल्डिंग ब्लॉक इज योर वीपीसी नेटवर्क। तो सबसे पहले तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम एक प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क बनाते हो या प्राइवेट स्पेस बनाते हो जहां पर तुम्हारे वर्चुअल मशीन्स और दूसरे जो सर्विसेज जो भी अभी तक तुम्हें पड़ी वो सारे सर्विसेज इसके अंदर होंगे। और फिर उसके बाद हम सम काइंड ऑफ रिसोर्सेस यूज करेंगे जिसके थ्रू तुम
ये डिसाइड कर पाओगे कि अगर मेरा वर्चुअल मशीन इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर है, तो कौन सा बंदा या फिर कौन सा नेटवर्क इस पर्टिकुलर वीएम को एक्सेस कर पाएगा, किस पर्टिकुलर पोर्ट पे कैसे एक्सेस करेगा, ये सारा कंट्रोल तुम खुद से कर सकते हो। और अगर तुम कोई भी एंटरप्राइज पे काम करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा एक खुद का नेटवर्क है और तुम खुद के नेटवर्क में ही रिसोर्सेज बना रहे हो, समझ रहे हो? तो इसलिए होता है नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले वो वाला वीडियो जाके देखना, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो बेसिकली गूगल में जब हम एंटर करते हैं, सो गूगल समझ में आया वीपीसी नेटवर्क क्या रहता है? बताओ क्या होता है वीपीसी नेटवर्क? दिस इज जस्ट अ सर्विस, ठीक है, जो तुम्हें ऑफर करता है खुद का क्या बनाने का? नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो तुम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वीपीसी, ये सर्विस के बेसिस पे। अब ये जो सर्विस होती है, ये 2 टाइप की सर्विस होती है। इसके अंदर कितने टाइप के वीपीसी नेटवर्क आते हैं? 2 टाइप के आते हैं। 2 टाइप के है ऑटो मोड, कस्टम, और दूसरा होता है कस्टम मोड। गुड, ठीक है। ऑटो मोड में क्या रहता है, कभी कभी जब तुम जीसीपी का प्रोजेक्ट बनाते हो या फिर जब तुम क्विक लैब्स का कोई भी लैब करते हो, कभी भी ना क्या करना, वीपीसी नेटवर्क करके सेक्शन होता है, उसके अंदर जाना और वहां पर देखना, तुम्हें ना एक नेटवर्क मिलेगा एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट। और अगर तुम उस डिफॉल्ट नेटवर्क को देखोगे ना, तो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने तुम्हें कि सबनेटिंग क्या होती है, सबनेट क्या होता है। तो तुम अगर इस नेटवर्क को देखोगे ना, डिफॉल्ट नेटवर्क को, तो ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी रीजन्स अवेलेबल है गूगल में, रीजन मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ। रीजन मतलब कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर्स हो। परफेक्ट, सही, बिल्कुल करेक्ट। सो गूगल क्या करती है, ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहां पर गूगल अपना डेटा सेंटर सेटअप करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रीजन, है ना। और हर एक रीजन में हमारे पास क्या अवेलेबल रहते हैं? जोन अवेलेबल रहते हैं। जोन इज नथिंग बट सेपरेटेड डेटा सेंटर्स, मतलब वो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। तो जैसे अगर मैं रीजन की बात करूं, तो एशिया साउथ 1 एक क्या है, मेरा रीजन है, राइट। और इसके अंदर एशिया साउथ 1 बोलूं या मुंबई बोलूं, ये एक रीजन है, ओके। वैसे ही एशिया साउथ 2, ठीक है, ये हमारा दिल्ली रीजन है, ठीक है। तो अभी अगर मैं डिफॉल्ट नेटवर्क को देखूंगा ना, अगर तो तुम देखोगे ना, तो गूगल के जितने भी रीजन्स अवेलेबल हैं, जितने भी रीजन्स, ओके, सब में वो सबनेट बना के रखता है। क्या बना के रखता है? सबनेट बना के रखता है। तो अगर मैं जैसे ही गूगल के क्लाउड के अंदर जाता हूं और वीपीसी नेटवर्क के अंदर जाता हूं, तो फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी पर्पस कि कोई भी अगर न्यूबी भी आए और गूगल क्लाउड के साथ काम कर सके, मैंने बताया ये सबसे एसेंशियल थिंग है। जैसे ही तुम कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये बाउंड्री बनानी पड़ेगी, राइट। उसके बाद तुम अंदर की चीजें कर पाओगे। तो ये जो बाउंड्री को पहले से गूगल बना के रखता है इन द फॉर्म ऑफ डिफॉल्ट नेटवर्क, और वो डिफॉल्ट नेटवर्क एक तरह का ऑटो मोड नेटवर्क है। सो ऑटो मोड नेटवर्क में बेसिकली क्या रहता है, गूगल के जितने भी रीजन्स अवेलेबल हैं, एशिया साउथ 1, एशिया साउथ 2, यूएस सेंट्रल 1, यूएस ईस्ट 1 वगैरह, जो भी रीजन्स अवेलेबल हैं, सबके सब में वो सबनेट बना के रखता है, सारे रीजन्स में, ओके। सो अगर मैं बोलूं कि जस्ट गो एंड क्रिएट अ ऑटो मोड नेटवर्क, इसका मतलब क्या होगा, मेरे गूगल के जितने भी रीजन्स अवेलेबल होंगे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वहां पर क्या क्रिएट होगा, सबनेट क्रिएट होगा। क्लियर। बट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस तुम लोगों को पता है कि अगर मेरे जो यूजर्स हैं, राइट, वो यूजर्स सिर्फ एशिया साउथ 1 में है, राइट, और मुझे पता है कि मुझे लेटेंसी कम करनी होती है ना। तो ऑब्वियसली अगर लेटेंसी मुझे कम रखनी है, तो मेरे जो वीएम्स है, मेरा जो स्टोरेज सोल्यूशन है, वो सब मैं कहां पर बनाऊंगा, इस पर्टिकुलर रीजन में बनाऊंगा, राइट, है ना। तो अगर ये सारी रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या चाहता हूं, मेरा जो वीपीसी का नेटवर्क है, वो सिर्फ कहां पे रहे, सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन में रहे, है ना। मैं जो सबनेट है वो किस रीजन में बनाऊंगा, सिर्फ
इस पर्टिकुलर रीजन में जाऊंगा। इट डजंट मेक सेंस कि अगर मैं जितने गूगल के रीजन्स अवेलेबल है वहां पर मैं सबनेट बना रहा हूं, नहीं बनता रे, सेंस ही नहीं बनता। मेरे Right. रिसोर्सेस यही हैं, मेरे यूजर्स यही हैं, तो मैं बाकी जगह बना के क्यों बनाऊं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस क्यों लूं? Right. ऑब्वियसली ना। तो इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए गूगल ने इंट्रोड्यूस किया कस्टम मोड। क्लियर है? क्लियर है। ऑटो मोड में क्या होता है? ऑटो मोड, ऑटो मोड में ऑटोमेटिकली गूगल क्या करती गूगल है, असाइन करती है। जितने भी रीजंस हैं, जितने भी रीजंस, सबके सब में क्या बना देगा, वो सबनेट बना देगा। सबनेट बना इससे देगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिली, तुम जिस भी रीजन में चाहो वहां पर अपने रिसोर्सेज बना सकते हो। बना सकते हो। बट राइट। फॉर द एंटरप्राइज ग्रेड सोल्यूशन हमें क्या क्या चीजें चाहिए, लेटेंसी, और वो लेटेंसी कम करने के लिए हम रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन में अपने रिसोर्सेज बनाते हैं। राइट। राइट। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एशिया साउथ 1 था, है ना। तो अभी मुझे जरूरत नहीं है कि मैं सारे रीजन्स में नेटवर्क बना के रखूं। राइट। मेरी Right. रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो बाउंड्री है, राइट, वो आउटर बाउंड्री सिर्फ एशिया साउथ 1 ही होना चाहिए। बाद में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि तुम बाहर भी बना सकते हो, देयर इज नो कंस्ट्रेंट कि भाई तुम एक बार यहाँ बना दिए तो बाकी जगह नहीं बना सकते। बट फॉर एन एग्जाम्पल अभी मेरा यूज केस बस ये है कि मेरे जो यूजर्स हैं वो एशिया साउथ 1 में ही अवेलेबल है, तो मैं बाहर बना के क्या फायदा, राइट। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कस्टम मोड सिलेक्ट करता हूँ, और मेरा जो सबनेट है वो सिर्फ कहाँ बनाता हूँ, एशिया साउथ 1 में। क्लियर? राइट। क्लियर। तो अगर मैं डिफरेंस अगर बोलूं ऑटो मोड और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं कस्टम मोड में, तो बताओ जल्दी जल्दी कि क्या है डिफरेंस। ऑटो मोड में तुम्हारा जो वीपीसी रहता है वो सारे जगह ये बनाता है, मतलब सबनेट। सबनेट सब रीजन पे बना के रखेगा। ओके, सबनेट इन ऑल रीजन, ऑल राइट, रीजन। ऑल रीजन, ठीक है। और कस्टम मोड में रहता है स्पेसिफिक रीजन में ही बना सकते, स्पेसिफिक रीजन। राइट। अब यहाँ पर कैसा होता है कि अगर तुम ऑटो मोड नेटवर्क रह रहे हो, जैसे जैसे गूगल का ऑटो मोड नेटवर्क रहता है, तो यहाँ पर तुम देखना ना, वो आईपी एड्रेस का जो अलोकेशन रहता है वो खुद से ये डिसाइड करता है। देखो, एक साइडर बस दे दो, वो उसको स्प्लिट कर कर करके बना देगा हर जगह पे वो। बट अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना, तो तुम खुद से मैनुअली डाल सकते हो। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट कैसा आता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनका क्या है, ऑन प्रीमिसेस है, ठीक है। तो ऑन प्रीमाइसेस है, ऑन प्रीमाइसेस मतलब खुद का डेटा सेंटर, और ये लोग चाहते हैं कि मैं गूगल क्लाउड भी लेवरेज करूं, है ना। तो कभी कभी कैसा होता है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर ऑन प्रीमाइसेस या डेटा सेंटर से मुझे अगर कम्युनिकेट करना है मेरे जीसीपी के रिसोर्सेस को, तो अगर आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये कम्युनिकेट कर पाएगा क्या? जो ट्रैफिक हम भेज रहे हैं उसको समझ में आएगा कि मुझे कौन से जाना है, मेरे को ऑन प्रीमाइसेस वाले में जाना है कि जीसीपी वाले में जाना है? नहीं समझ में आएगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा कस्टम मोड का नेटवर्क बनाते हैं जो कि हमारे ऑन प्रीमिसेस के नेटवर्क और हमारे जीसीपी के नेटवर्क पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। समझ में आए? ताकि ट्रैफिक का फ्लो भी कभी कोई दिक्कत ना आए। तो याद है पुराना वाला, जब तुम वीडियो देखोगे वहां पर 3 साइडर रेंजेस डिफाइन है हमारे IETF 1918 में, RFC मैंने बताया था एक 1980, ठीक है। ये हाईली रिकमेंड है, पहले वाला वीडियो देखना तो तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो उन 3 नेम स्पेसेस से, 3 जो स्पेसेस हैं, साइडर रेंजेस हैं, उसके बेसिस पे ऑन प्रीमिसेस का नेटवर्क बना होगा। अब उसमें से जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता हमारे जीसीपी के नेटवर्क से, ऐसा मुझे साइडर सिलेक्ट करना होता है, ऐसा मुझे आईपी एड्रेस का रेंज सिलेक्ट करना होता है। तो उसके बेसिस पे मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है इसके बेसिस पे। और देखो ना, हर एक रीजन में बनाएगा सबनेट तो बहुत सारे सबनेट बनते हैं, 25-26 सबनेट बनते हैं। बट अगर यहाँ रहेंगे तो हमें 1 बनाना है, 2 बनाना है, हमारे ऊपर है। क्लियर? क्लियर। यूज केस समझ में आया वीपीसी की कस्टम मोड का, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम कोई वीपीसी बना रहे हो, अभी तो तुम लोग डेमो पर्पस के लिए बना रहे हो तो ज्यादा मैटर नहीं करता, बट जब तुम इंटरप्राइज पे जाओगे तो ये बहुत मैटर करता है कि तुम वो जो साइडर रेंज चूज करते हो इन तीनों में से /24 और समथिंग लाइक दैट, तो वो इम्पैक्ट करता है तुम्हारे इन्वायरमेंट पे। तो ये जस्ट मैं एग्जांपल दिया, राइट। अभी तुम लोग ध्यान ना भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। Okay. अब आ गया हमारा बाउंड्री बन गया,
क्या बन गया हमारा? बाउंड्री बाउंड्री, हमारा वीपीसी रेडी हो गया। ठीक है, तो राइट। वीपीसी से हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये मेरा बाउंड्री है, इसके अंदर मैं अपने रिसोर्सेज बनाऊंगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर मैं वीएम्स बना सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्लाउड सीक्वल इंस्टेंस बना सकता हूँ, उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। याद है प्राइवेटली कनेक्ट होता है, बताया था मैं, है ना। तो सपोज अभी के लिए वीएमसी बनाते हैं, ये वीएम, ये वीएम, ये वीएम। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरा जो ये पर्टिकुलर वीएम है, ये पर्टिकुलर वीएम बाहर के इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहता है, या फिर ये वाला जो वीएम है ये मेरे बाहर के इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहता है ना। तो अभी सपोज अगर मैंने यहाँ पर होस्ट किया है वेब सर्वर या फिर हमारा वेबसाइट, तो तुम लोग देखो ना वेबसाइट में डालते हो https://abhishek.sharma.com लाइक दैट, है ना, या फिर amazon.com, है ना। तो ये जो चीजें हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पर तुम्हें दो चीजें समझनी है। एक होता है प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, और एक होता है पोर्ट नंबर उसके बेसिस पे। तो प्रोटोकॉल में क्या रहता है, किस तरह का मेथड है जिसके थ्रू तुम एक्सेस करना चाहते हो, जिसके थ्रू तुम बात करना चाहते हो इंटरनेट। जब तुम इंटरनेट पे डालते हो, देखो ऊपर साइड में ताला का साइन आता है, देखिए कोई भी वेबसाइट में जाते हो तो ताला वाला साइन आता है, अभी मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, HTTP ट्रैफिक होता है, HTTPS ट्रैफिक होता है बेसिकली। और ये जो HTTP ट्रैफिक अगर मेरा है तो वो 443 पे रन होता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। जैसे कि तुम अभी देखोगे ना, तुम्हारा जो लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, वो भी ना स्पेसिफिकली एक पोर्ट पे काम करता है या फिर प्रोसेसिंग करता है अपने सारी चीजें। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो वेबसाइट है, तो मैं चाहता हूं वेबसाइट को इंटरनेट से बंदे एक्सेस करें, आके पढ़ें, मेरा वेबसाइट देखें, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इंटरनेट से जो ट्रैफिक है वो कहाँ आए, इस पर्टिकुलर वीएम पे आए, राइट, आए, है ना, राइट। तो इसके बीच मेरे को क्या एस्टेब्लिश करना है, कनेक्टिविटी, राइट। तो ये कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए अभी तो मैंने एक स्पेस बनाया, मतलब वो आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बना दिया मैंने। अब उस आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में मैं चाहता हूं कि इंटरनेट से कोई बंदा मेरे सिर्फ इस पर्टिकुलर वीएम को एक्सेस कर पाए, क्योंकि ये मेरा वेब सर्वर है। तो उसके लिए मुझे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, और ये कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास अवेलेबल ऑफरिंग है, दैट इज फायरवॉल। तो फायरवॉल रूल भी एक तरह की सर्विस है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा जो वीएम है, तुम्हारे जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, इन रिसोर्सेस को कौन सा बंदा कहां से और किस पर्टिकुलर पोर्ट पे एक्सेस कर पाएगा, ये चीजें हम डिफाइन करते हैं फायरवॉल रूल में। तो अभी अगर हमारे यूज केस कैसा है, मैं चाहता हूं HTTPS ट्रैफिक हो और ये 443 पे लिसन करे, तो मैं क्या करूंगा, फायरवॉल रूल में बताऊंगा और फ्रॉम द इंटरनेट बोलूं। इंटरनेट का आईपी पता है क्या होता है, बताओ? 0.0.0.0.0 करेक्ट, बेसिकली क्या है, 0.0.0.0/0, ये मेरा क्या है, इंटरनेट का आईपी, है ना। अब इस इंटरनेट के आईपी को मैं बोलूंगा कि भाई तुम अलाउ कर दो आने के लिए, ऑन किस पर्टिकुलर पोर्ट, 443 पोर्ट। और ये जो फायरवॉल रूल है ये किस पे अप्लाई होना चाहिए, इस वीएम पे, इस पर्टिकुलर वीएम पे। या तो हो सकता है सारे वीएम्स हो, बट अगर कोई मेरा अगर डेटाबेस वाला वीएम है तो उसको इंटरनेट को एक्सपोज नहीं करता मैं, है ना, नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो अगर इस पर्टिकुलर वीएम को है तो वो भी मैं टारगेट करके बता सकता हूँ यूजिंग फायरवॉल रूल कि भाई तुम्ही यही एक वीएम है जो कि इंटरनेट को एक्सेसिबल होगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस या फिर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पोर्ट। क्लियर इतना? क्लियर। ओके, अब जो तुम्हारा ये जो कनेक्टिविटी होता है ना, ये कनेक्टिविटी दो टाइप का होता है। कनेक्टिविटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है इनग्रेस ट्रैफिक बोलते हैं इसको, ट्रैफिक, और दूसरा होता है तुम्हारा ईग्रेस ट्रैफिक, ओके। तो तुम्हारा जो फायरवॉल रूल है वो भी इन दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है।
इनग्रेस फायरवॉल रूल, इसका मतलब क्या होता है? आने इनकमिंग, वाले ट्रैफिक, इनकमिंग ट्रैफिक, इनकमिंग। इनकम। इग्रेस मतलब होता है आउटगोइंग, आउटगोइंग। आउटगोइंग। अब इसको कैसे समझेंगे? थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये, तो अच्छे से समझना। सपोज ये बंदा मेरा इंटरनेट पे है, ठीक है, और ये मेरा क्या है? वर्चुअल मशीन, ठीक है, ये मेरा रिसोर्स है। अब क्या होगा? ये बंदा जब इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ट्रैफिक कहां से जा रहा है? इंटरनेट से किस पे? मेरे वीएम पे। वीएम पे। इसका मतलब ये क्या है? इनकमिंग ट्रैफिक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंग्रेस ट्रैफिक। इनग्रेस ट्रैफिक। क्लियर है इतना? हम्म। बट जब मेरा वीएम जो है वो रिस्पॉन्ड करना है इसको इधर, तो इसको हम लोग बोल देंगे आउट आउटगोइंग। आउटगोइंग ट्रैफिक, या फिर इसको बोलेंगे इग्रेस। ट्रैफिक जा रहा है, तो हमेशा रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा? वीएम। ये हमारा रेफरेंस है, हमेशा याद रखना, ठीक है। हमारा रेफरेंस क्या है? ये वीएम। अगर वीएम में ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब इनकमिंग ट्रैफिक है, इनग्रेस। अगर मेरा ट्रैफिक जा रहा है वीएम से, आउटगोइंग है, इसको बोलेंगे हम लोग इग्रेस। क्लियर इतना? क्लियर। क्लियर। तो अभी मेरे को अगर फायरवॉल रूल जब मैं बनाऊंगा तो किस तरह का बनाऊंगा? मैं चाहता हूं इंटरनेट से कोई बंदा मेरे वीएम को क्या करे? एक्सेस करे, एक्सेस करे। है ना? तो मैं किस तरह का फायरवॉल रूल बनाऊंगा? इनग्रेस टाइप का। इनग्रेस टाइप का। आना चाहिए, इसको एक्सेस करना चाहिए बंदा, ठीक है। तो मैं फायरवॉल रूल में डिसाइड करूंगा 0.0.0.0/0 से ट्रैफिक आ जाओ ऑन 443 टू माय वीएम। क्लियर? सो ये दो चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब तुम नेटवर्किंग कर रहे हो, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम खुद का नेटवर्क बनाएंगे, और उस नेटवर्क के अंदर हम वेब सर्वर्स के लिए फायरवॉल रूल बनाएंगे, जिसके थ्रू हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मेरा ये पर्टिकुलर जो वीएम है वो वीएम ही एक्सेसिबल हो टू द इंटरनेट। क्लियर? अब कभी कभी क्या रहता है, एक और यूज केस आता है, अभी मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, या फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा डेमो देख लेते हैं कि वीपीसी में कस्टम मोड नेटवर्क कैसा लगता है और ये कैसा दिखता है, ताकि तुम लोगों को भी क्लैरिटी आए। फिर कल मैं तुम्हें और एक अच्छी चीज बताऊंगा, दैट इज नेट गेटवे। यस, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन है सारे प्लेटफॉर्म्स में एक्चुअली, ठीक है। सो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ, ये वाली दूसरी वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, या स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? हाँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। जस्ट सर्च करो वीपीसी, मैं आएगा वीपीसी नेटवर्क, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। जस्ट क्लिक ऑन दिस, आने दो थोड़ा सा। ओके, आ गया वीपीसी नेटवर्क। तो तुम्हें अगर देख रहे हो तो ये देखो डिफॉल्ट नेटवर्क जैसे मैंने बताया पहले से बना हुआ है ना। इसका मोड अगर तुम देखोगे, देखो मोड क्या लिखा है यहाँ पर, मोड में ऑटो मोड नेटवर्क। क्लियर? तो जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जो भी वीपीसी रहता है, जो कि डिफॉल्ट नेटवर्क रहता है, डिफॉल्ट वीपीसी जो रहता है वो एक तरह का ऑटो मोड नेटवर्क है। और ऑटो मोड अगर नेटवर्क रहता है तो मैंने क्या बताया, जितने भी जीसीपी के रीजन्स होंगे वहां पर क्या रहेगा? क्या रहेगा? ये सबनेट्स रहेगा। तो देखो, यूएस सेंट्रल 1, यूरोप वेस्ट 1, जहां भी गूगल के डेटा सेंटर अवेलेबल है सब जगह, सारे के सारे जगहों पे इन्होंने डाल रखा है सबनेट, बना रखा है। राइट। दिख रहा है? सब के सब आ गए। तो इस तरह से होता है हमारा डिफॉल्ट नेटवर्क। बट अगर मेरे पास कस्टम मोड देखना है तो चलो लेट्स सी, कस्टम मोड नेटवर्क देते हैं। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है, कोई भी सैंपल प्रोजेक्ट वीपीसी, ठीक है, सॉरी वीएमसी हो गया, वीपीसी। ओके, तो फॉर द डेमो ऑफ वीपीसी नेटवर्क, फॉर द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर IPv6 दो तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, बट यहाँ पर IPv4 के साथ ही चलते हैं हम। देखो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन दे रहा है, क्रिएशन मोड, कस्टम या ऑटोमेटिक, दैट इज ऑटो मोड, ठीक है। तो अगर मैं ऑटोमेटिक मोड सिलेक्ट करता हूँ, देखो सब जगह बना दिया इसने खुद से।
बट अगर मैं कस्टम मोड डिसाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मैं खुद से डिसाइड कर सकता हूँ कि कहाँ पर कौन से रीजन में, जैसे हमारा यूज केस क्या था, एशिया साउथ 1 में मेरे को बनाना था। जस्ट क्लिक ऑन दिस, सबनेट का नाम दो, हाँ, ऑटोमेटिक में आईपी भी वो खुद ही असाइन करता है ना, खुद ही असाइन कर देता है। तो वहां पर वो कॉन्फ्लिक्शन का इशू आ सकता है, जैसे मैंने बताया, उसको फिर पैकेट समझ नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कस्टम मोड नेटवर्क बनाते हैं। सैंपल प्रोजेक्ट, सैंपल डेमो लिखते हैं, सैंपल डेमो, क्या नाम लिया था इसका, वीपीसी का, सैंपल प्रोजेक्ट वीपीसी, राइट। तो यहाँ पर डालते हैं सैंपल प्रोजेक्ट सबनेट, ठीक है, थोड़ा और वीपीसी का सबनेट है ये। डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल दो। देखो यहाँ पर रीजन मैं खुद से सिलेक्ट कर सकता हूँ, एशिया साउथ 1 चाहता हूँ मैं, रेंज भी है मैं खुद से सिलेक्ट कर देता हूँ, सपोज 10.137 डॉट, ये सब क्यों कैसे मैं डाल रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आएगा, तुम लोग जस्ट जाना और डीप डिकोड करना। /24 जो मैंने डाला है वो भी, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर देखो तुम्हें एग्जांपल भी दे रहे हैं, तुम ऐसा रख सकते हो, ठीक है। प्राइवेट गूगल एक्सेस, इट मींस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्राइवेट गूगल एक्सेस एक्चुअली क्या रहता है कि जब तुम्हारे रिसोर्सेस अगर सेमी वीपीसी के अंदर हो, सेमी बाउंड्री के अंदर हो, तो तुम चाहते हो कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके विदाउट एनी फायरवॉल रूल एंड ऑल। तो उसके लिए जस्ट ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लॉग्स देख सकते हो कि कम्युनिकेशन वगैरह कैसा चल रहा है, जस्ट क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर देखो कुछ बाय डिफॉल्ट फायरवॉल रूल्स इन्होंने बना के रखे हैं, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो खुद से भी बना सकते हो या फिर डिफॉल्ट के साथ भी जा सकते हो, बट वी आर गोना क्रिएट आवर ओन, ठीक है। अब राउटिंग मोड जो है वो रीजनल होना चाहिए या ग्लोबल होना चाहिए, ये भी तुम डिसाइड कर सकते हो। राउटिंग मोड इट मींस कि तुम्हारा ट्रैफिक किस पाथ को फॉलो करके एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को दूसरे पर्टिकुलर रिक्वेस्ट तक पहुंचाएगा। जैसे कि कोई बंदा अगर इंटरनेट से एक्सेस कर रहा है ना, तो कैसा ट्रैफिक जाता है, पहले इस सर्वर इस सर्वर इस सर्वर इस सर्वर और फिर फाइनली तुम्हारे पर्टिकुलर रिसोर्स तक जाता है। तो वो राउटिंग का जो मोड है वो तुम यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बेसिस पे गूगल जो है वो राउटर्स बनाती है तुम्हारे ट्रैफिक के लिए, ठीक है। ये हो गया, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। सो जैसे क्रिएट होता है यहाँ पर तुम देख सकते हो क्या क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट, ऑल दोज थिंग्स। सो ये देखो अभी क्रिएट हो रहा है, जैसे हो जाता है फिर और देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं नहीं, परफेक्ट, राइट, परफेक्ट। सो हाईली रिकमेंड करूंगा पहले वो वाला वीडियो देख लेना, है ना, फिर उसके बाद आना। अभी देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये सैंपल प्रोजेक्ट वीपीसी हमने खुद का बनाया, इसका मोड क्या है, कस्टम मोड। मोड क्या था, ऑटो, है ना। तो ये हमारा कस्टम मोड नेटवर्क है। इसके अंदर हमने एक वीपीसी, एक सबनेट बना रखा है, तो वो सबनेट का नाम है। अगर मैं चाहूँ तो और सबनेट ऐड कर सकता हूँ, देयर इज नो फ्लेक्स रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली। यहाँ पर भी देखोगे अगर तो आईपी एड्रेसेस भी डिफाइंड है ना। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर तुम एडिट भी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो वीपीसी सारा इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे और सबनेट ऐड करना है सो आई कैन ऐड, फिर से डालो और सबनेट ऐड हो जाए। अभी अगर मेरा एशिया साउथ 1 में ही वर्क था, अब मुझे एशिया साउथ 2 में भी अपने रिसोर्सेज बनाए, सो आई कैन डू, नो इशू, है ना। तो ये था मेरा वीपीसी और सबनेट कैसे बनाते हैं। अब अगर मुझे फायरवॉल रूल बनाना है, आइदर तुम यहाँ से जा सकते हो, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, है ना। यहाँ पर देखो कुछ फायरवॉल रूल पहले से प्री बिल्ड अवेलेबल होता है। जैसे मैंने बताया ना कि गूगल क्या चाहती है, कोई भी बंदा आए और वो तुरंत स्टार्ट कर दे, है ना। तो इस तरह की सिनेरियो जनरेट करने के लिए वो जो बाहरी स्पेस रहता है, वो जो बाउंड्री रहता है, गूगल पहले से बना के रखती है इन द नेम ऑफ डिफॉल्ट नेटवर्क। बट इंटरप्राइज ग्रेड के लिए अगर हम काम कर रहे हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हम हमेशा कस्टम नेटवर्क बनाते हैं और कस्टम फायरवॉल रूल्स बनाते हैं। सो यहाँ पर देखो क्रिएट फायरवॉल रूल लिखा हुआ है, क्लिक ऑन दिस। यहाँ पर कुछ भी डाल दो, जैसे कि मैंने डाल दिया सैंपल हाइफन प्रोजेक्ट हाइफन वीपीसी हाइफन फायरवॉल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लॉग्स ऑफ है, यहाँ पर देखो नेटवर्क सिलेक्ट करने बोल रहा है,
तो हमारा नेटवर्क कौन सा है? सैंपल प्रोजेक्ट वीपीसी नेटवर्क, जो हमने अभी अभी बनाया है। प्रायोरिटी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा, जैसे अगर सपोज 10 फायरवॉल रूल्स हैं, अब 10 फायरवॉल रूल में से कोई एक पर्टिकुलर रूल जो है मैं चाहता हूँ पहले अप्लाई हो, पहले चेक हो, फिर उसके बाद दूसरा फायरवॉल रूल चेक हो। तो ये सब डिसाइड करते हैं हम लोग यूजिंग प्रायोरिटी। सबसे लीस्ट नंबर जो रहता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का रहता है। जैसे यहाँ पर 1000 लिखा है, राइट? तो अगर मैं प्रायोरिटी 1 डालूंगा तो वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का रहेगा। अगर मैं 653335 देखूंगा तो वो लीस्ट प्रायोरिटी का रहता है। क्लियर? लीस्ट नंबर हाई प्रायोरिटी, हाई नंबर लीस्ट प्रायोरिटी। क्लियर? क्लियर। अगर मेरे यहाँ पर 1000 की जगह 1 रहता और कोई एक दूसरा फायरवॉल रूल अवेलेबल है जिसका नंबर है 1000, कौन सा पहले चेक होगा? वापिस बताना क्वेश्चन। देखो, अगर मेरे पास यहाँ पर एक फायरवॉल रूल है जिसमें प्रायोरिटी 1000 मेंशन है, राइट? और एक फायरवॉल रूल अवेलेबल है जिसमें प्रायोरिटी 1 मेंशन है, तो 1 वाले को जाएगा प्रायोरिटी, क्योंकि वो छोटा। राइट। हाँ, लेसर नंबर जो रहता है हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है। क्लियर? हाँ। अब नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। इनग्रेस टाइप का होना चाहिए, इग्रेस टाइप का होना चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? राइट। अभी हम चाहते हैं कि इंटरनेट से कोई भी बंदा हमारे वीएम को एक्सेस कर सके, जो एग्जाम्पल था वही हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो वो हम यहाँ पर इनग्रेस काइंड ऑफ ट्रैफिक बना रहे हैं। यहाँ पर ना अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं कि टारगेट क्या होगा। टारगेट इन द सेंस कि किस पर्टिकुलर वीएम पे तुम्हारा ये अप्लाई होने वाला है, किस पर्टिकुलर रिसोर्स पे तुम्हारा ये फायरवॉल रूल अप्लाई होने वाला है उस पर्टिकुलर नेटवर्क में। तो अभी अगर मेरे पास जितने भी वीएम्स अवेलेबल थे उस सारे वीएम्स पे मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर फायरवॉल रूल अप्लाई हो जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूं यूजिंग ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क। सेकंड ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स। लेट्स गो विथ दिस स्पेसिफाइड टारगेट टैग। तो टारगेट टैग में क्या करूंगा मैं? सपोज मैंने टारगेट टैग डाला वेब सर्वर, ठीक है? इट मींस कि जो भी वीएम है, जो भी रिसोर्स है, उसके अंदर अगर ये टैग दिख रहा है वेब हाइफन सर्वर, तो उस पे ये फायरवॉल रूल अप्लाई हो जाएगा। और ये फायरवॉल रूल में फिर सोर्स डिफाइन करना है। सोर्स मतलब कहां से ट्रैफिक आना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कहां से आए? इंटरनेट से, राइट? तो इंटरनेट का आईपी मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब उसके बाद तुम लोग सोच रहे होगे कि वो वाला याद है कि हमने प्रोटोकॉल डिफाइन करना था कि किस तरह का होना चाहिए। या तो तुम सारे प्रोटोकॉल डिफाइन कर सकते हो यूजिंग अलाउ ऑल, या फिर स्पेसिफाइड। हम चाहते हैं रिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक हो, तो सिंपल क्लिक ऑन टीसीपी, क्लिक ऑन 443 या फिर 80। एचटीटीपी और एचटीटीपी एस ट्रैफिक अगर 80, राइट, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो मैंने फायरवॉल रूल बनाया, इसका मतलब क्या है कि सोर्स जो है मेरा इंटरनेट है, तो इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक उस पर्टिकुलर वीएम को एक्सेस कर पाएगा जिसके ऊपर क्या टैग होगा? ये वेब सर्वर करके टैग होगा। लेट्स क्रिएट। कौन से पर्टिकुलर पोर्ट पे? या तो 80 नंबर पोर्ट पे एक्सेस कर सकता है वो HTTP, या फिर 443 पोर्ट पे एक्सेस कर सकता है, दैट इज HTTPS। लेट्स क्रिएट, है ना? और नेक्स्ट फर्दर जब हम प्रोजेक्ट करेंगे अपकमिंग क्लासेस में, तो हम यही फायरवॉल रूल यूटिलाइज करेंगे फॉर आवर रिसोर्सेस। तो अभी अगर मेरे को देखोगे, अगर फायरवॉल रूल, ये देखो फायरवॉल रूल भी बना दिया हमने, और हमने बना दिया ये देखो वो। अब एक सैंपल बनाते हैं। गो टू द वीएम, एक सैंपल वर्चुअल मशीन इंस्टेंस बनाते हैं एक सैंपल सा, जिसमें ये फायरवॉल रूल यूज होगा। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ना। एक सैंपल करते हैं, कोई भी बना सकते हैं वैसे तो, बाकी मैं चाहता हूँ एशिया साउथ 1 बनाए, क्योंकि हमारा नेटवर्क वही है ना, हम उस पर्टिकुलर नेटवर्क का यूज करके बनाएंगे। ओके, सैंपल इंस्टेंस, नाम रख देते हैं सैंपल इंस्टेंस। ठीक है, देखो रीजन मैंने सिलेक्ट किया एशिया साउथ 1। क्यों सिलेक्ट किया? ताकि मैं इस पर्टिकुलर, यहाँ पर मैंने एक सबनेट बना रखा है अभी थोड़ी देर पहले, है ना, तो वो मैं यूज करूंगा। ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं,
चलो E2 ही रहने दो, E2 माइक्रो ले लेते हैं, छोटा मशीन। ओके, बूट डिस्क वगैरह सब सेम रहने दो, सर्विस अकाउंट सेम रहने दो, हम इंटरेस्ट हैं इस चीज पे, नेटवर्किंग। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर तुम देखोगे अगर नेटवर्क इंटरफेस में डिफॉल्ट नेटवर्क अभी सिलेक्टेड है, मेरे को इसको चेंज करना है। सैम्पल प्रोजेक्ट नेटवर्क, हमारा नेटवर्क आ गया, देखो जिसका साइडर रेंज ये था। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस वगैरह सब सेम रहने दो, डिस्क वगैरह सिक्योरिटी वगैरह सब सेम रहने दो। एक चीज बस चेंज कर देते हैं, इन द मैनेजमेंट सेक्शन स्पॉट वीएम। तुम्हें शायद मैंने प्रीएम्प्टेबल वीएम सिखाया है, उससे कॉस्टिंग बड़ी कम हो जाती है, तो वही वाला वीएम बनाते हैं। लेट्स ओह सॉरी, अब यहाँ पर कैसा है तुम्हें, हाँ सबसे पहले वीएम बना दिया मैंने, नेटवर्क भी सिलेक्ट कर दिया, बट इसमें अभी भी फायरवॉल रूल अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? तो क्योंकि वो टैग नहीं दिया है। परफेक्ट, तो इन द नेटवर्क टैग सेक्शन हमें वो टैग ऐड करेंगे, तभी जाके वो फायरवॉल रूल जो हमने डिफाइन किया वो इस पर्टिकुलर वीएम पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो भी वैलिडेट करते हैं साइड बाय साइड, जैसे ये वीएम बन जाता है। चलो हमारा वर्चुअल मशीन बन गया। अब यहाँ पर तुम एक चीज देख रहे होगे, ये वाली चीज देखो, इसमें जो आईपी एड्रेस है 10.130 इंटरनल आईपी के एड्रेस की बात का 10.137.14.2 है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स है ना, तुम लोग देखोगे सेम है जैसा हमारा वीपीसी नेटवर्क है। एक मिनट रुक जाओ, तो जल्दी से जाते हैं वीपीसी नेटवर्क पे, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। तो यहाँ पर देखोगे ना, अगर देखो स्टार्टिंग के 3 डिजिट क्या है, सेम है 10.137.14। मतलब हमारे जो भी रिसोर्सेस हम क्रिएट करते हैं, उसमें जो हम नेटवर्क यूज करते हैं, उसका जो इंटरनल आईपी एड्रेस रहता है वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, हमारे सबनेट के आईपी एड्रेस के बेसिस पे। क्लियर? क्लियर है? क्लियर।